अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आपका एक सवाल जिसका मैंने वैसे तो मैसेज का रिप्लाई कर दिया था, लेकिन मुझे ये था कि बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी क्वेरी हो सकती है या उनको फ्यूचर में इस तरह का कोई सिनेरियो जो है वो फेस करना पड़ सकता है, जिसके अंदर जब इन्वेस्टर जब किसी आईपीओ के शेयर्स को ख़रीदने के लिए अप्लाई करेगा तो हो सकता है उसने जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स ख़रीदने के लिए अप्लाई किया वो उसको ना मिले, कम मिले या बिल्कुल ना मिले। तो क्या होगा इस सिनेरियो के अंदर और ये कैसे एक्ट करता है और आप का ये जो सारा मेथड है इसके अंदर किस तरह आपको शेयर्स मिलते हैं उसको आज हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आईपीओ में जो पूरी क्वांटिटी है उसे मिलने की गारंटी नहीं होती। यानी कि जो शेयर्स आप ख़रीदना चाहते हैं, जो आपने जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स, फॉर एग्जांपल आपने 11,000 शेयर ख़रीदने थे और जो आईपीओ था वो ओवर सब्सक्राइब था, तो अब आपको 11,000 शेयर जो आपने ख़रीदने के लिए अप्लाई किया वो नहीं मिलेंगे। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी को ऑफर किए गए शेयर से ज़्यादा जो शेयर्स है उसकी डिमांड क्रिएट कर दी है। तो अब इस सूरत में क्या होता है कि जो पीएसएक्स है और एनसीसीपीएल ये इसकी एक बैलेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है, जिसका मकसद ये होता है कि हर इन्वेस्टर को कम से कम कुछ हिस्सा मिल जाए ताकि जो फेयरनेस है वो कायम रहे। इस वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स को उनकी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी जो है उससे कम शेयर्स मिलते हैं और बाकी जो है और कभी कभी जो है बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ जो हैं उनमें ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि जब हम आईपीओ के सिस्टम का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो आईपीओ की जो अलॉटमेंट का फैसला है कुछ चीज़ों पे किया जाता है। वो क्या है? कंपनी के कितने शेयर्स ऑफर हुए थे, टोटल कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की जो रेशो है वो कितना बना है, फिर एनसीसीपीएल का जो रैंडम कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग सिस्टम है वो फिर ऑपरेट करता है सबको। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं वो बराबर होते हैं, या ना ज़्यादा पैसा लगाने से फ़ायदा होता है ना पहले अप्लाई करने से। तो यानी कि सबके ऊपर एक सेम रूल जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो लक फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर एक मिसाल रेंडम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी पाक कतर तकाफुल की अगर देखें तो इसका आईपीओ में जो अलॉटमेंट का दारोमदार था वो फाइनल सब्सक्रिप्शन लेवल पर होगा। अगर आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है, जैसे कि अभी हमने सुना भी है, तो हर इन्वेस्टर को जो है वो बहुत कम शेयर्स मिलेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन मॉडरेट रही तो चांसेस होंगे कि वो नियर फुल अलॉटमेंट मिल जाए। इसलिए जो रूल है इसके अंदर वो बहुत ही सिंपल है कि ज़्यादा डिमांड का मतलब यही होगा कि कम अलॉटमेंट मिले, नॉर्मल डिमांड का मतलब ये है कि बेहतर अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आईपीओ में प्रॉफिट जो मिलता है, यानी कि जो लोग सोचते हैं कि वो अगर आईपीओ के अंदर बाइंग करें तो क्या वो फर्स्ट डे पे, लिस्टिंग डे पे उसको अगर बेच देंगे तो क्या उनको प्रॉफिट होगा या नहीं, क्या आईपीओ को पहले ख़रीदना कोई फ़ायदेमंद चीज़ है या नहीं। तो अब हम उसको देखते हैं। तो आईपीओ में जो प्रॉफिट है वो गारंटीड नहीं होता। हम बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि हमने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है तो अब तो हमारे पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये कोई गारंटीड चीज़ नहीं होती है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो है वो सिर्फ तभी आएगा जब लिस्टिंग डे पर जो प्राइसेस हैं वो इशू प्राइस से ऊपर जाएंगी, और उसके लिए ज़रूरी होती है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो, वो अगर मतलब उसके जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग हो, जो कि अभी हमें इस पर्टिकुलर केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं पाक कतर वाले, इसके अंदर हमें मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग नेम नज़र आता है और जो आरिफ हबीब का है। तो इस वजह से इसके अंदर ये प्राइस का जो कह लें कि लिस्टिंग डे पे प्राइस है वो शायद ऊपर जा सकती है।
है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि लिस्टिंग डे पर जब प्राइस ऊपर जाती है, उनके इशू प्राइस से ऊपर ओपन होती है, तो वो इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क मौजूद रहता है कि लिस्टिंग के बाद भी प्राइस जो है वो गिर सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो सेलिंग प्रेशर बना सकते हैं। इसी तरह से जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो अचानक नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए आईपीओ को फिक्स प्रॉफिट स्कीम समझा नहीं जा सकता, ये एक गलत मेथड हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म आईपीओ स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो क्या होगा, लेकिन उसमें एक बात हमें ये भी देख लेना चाहिए कि उससे पहले अगर हम ये देख लें कि इसमें जो आईपीओ होता है इससे कौन कौन से रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं। प्राइस का गिरना इससे एसोसिएटेड है। जो शॉर्ट टर्म सेलर्स हैं उनकी वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत नेगेटिव फिजा जो है, पैनिक सेलिंग जो है वो दिखाई दे सकती है, और मार्केट का सेंटीमेंट। ये तीन मेन चीज़ें होंगी जो किसी भी आईपीओ को एक अपॉर्चुनिटी से उसके जो कह लें उसको एक नेगेटिव पॉइंट में भी शिफ्ट कर सकती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई फिक्स रिटर्न नहीं दे सकता ये। अब अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आईपीओ स्ट्रैटेजी की बात करें तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो लिस्टिंग डे पर कुछ दिनों के अंदर जो प्रॉफिट है वो लेना चाहते होते हैं। इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो हाई रहती है और प्रॉफिट जो है उसके साथ साथ लॉस का रिस्क भी कायम रहता है। जबकि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही होती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के बिजनेस को, उसके सेक्टर को, उसकी मैनेजमेंट पर भरोसा रखते हैं। इस अप्रोच में जो रिस्क है वो रिलेटिवली कम होता है। अक्सर कंपनीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और दोनों स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। बस इन्वेस्टर को पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो किस रूट का इस्तेमाल करके अपने इन शेयर्स को बाय कर रहा है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को जो है वो कोई प्रॉफिट के लिए गेन कर रहे हैं तो फिर अब आप उसको उसी मोटिव के साथ, उसी गोल के साथ लेके चलें। अगर आप अपना गोल बीच में चेंज कर रहे हैं तो आपको उसे लिस्ट डाउन करना चाहिए। जब तक आपने अपनी चीज़ों को लिस्ट डाउन नहीं किया, चाहे आप उसको डिजिटली लिस्ट डाउन करें, चाहे आप उसको मैनुअली लिस्ट डाउन करें, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप मूव कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये हम सभी इंसान हैं और जो है ना जहन हमारे साथ एक कह लें कि जो दिमाग होता है उसमें हम मिनिमम चीज़ें ही रख सकते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों को हमने जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, अगर हम उनको गलत टाइम पे बेच दें और सही स्ट्रैटेजी जो है अपनी ना उस पर अप्लाई करें तो हमें लॉस भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 50,000 के लिए जो है अगर कोई स्मार्ट कैपिटल जो है उसकी एलोकेशन देखी जाए कि वो आप करते हैं तो वो किस तरह, अगर आपके पास जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि उनके पास एक्स्ट्रा 50,000 थे और वो उसको एलोकेट करना चाह रहे थे, इस आईपीओ के अंदर करें या किस तरीके से करें। तो इसमें बेस्ट अप्रोच यही है कि थोड़ा पैसा जो है वो आप जो है लिमिटेड अमाउंट जो है वो आईपीओ के लिए अलॉट कर लें, क्योंकि अलॉटमेंट और प्रॉफिट दोनों जो है वो अनसर्टेन है। बाकी अमाउंट जो है जो आपके एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करें। इस तरह आपका जो रिस्क है वो बैलेंस रहेगा और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो भी सिक्योर रहेगी। अब ये बैलेंस अप्रोच क्यों काम करती है इसको देखते हैं। आईपीओ में अलॉटमेंट जो है वो अनसर्टेन होती है, लिस्टिंग के बाद प्राइस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। जबकि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें स्टेबिलिटी आपकी कायम रहती है, डिविडेंड आपको मिलता रहता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो आपकी बनती रहती है। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आपके कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह से जो आपका प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ आईपीओ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं, तो आप भी इस मेथड के थ्रू उन जैसी अप्रोच लेकर चल पाते हैं। और अगर आज के इस तमाम कॉन्सेप्ट को हम एक फाइनल समरी के तौर पर कलेक्ट करें तो वो हमें क्या मैसेज देती है, तो आईपीओ जो है वो एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है पर वो एक गारंटी नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपको कम अलॉटमेंट यानी कम नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, और इसका जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, वो एनसीसीपीएल जो है वो बैलेट का जो मेथड है उसकी फेयरनेस को शो करते हुए आपको उसके थ्रू शेयर्स को अलॉट किया जाता है। लिस्टिंग डे पे जो प्रॉफिट है वो मार्केट डिमांड पर डिपेंड कर रहा होता है, और बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप लिमिटेड एक्सपोजर लें आईपीओ का, और साथ जो है अपने कोर पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करते जाएं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले रिस्क को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट को फिर अर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।